नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर कोई देश नहीं है, ना ही कोई सरकार है और ना ही कोई ट्राइबल कम्युनिटी की आबादी है वहां पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। यहाँ पर तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे तेज़ हवा चलने वाले जगह में से भी है, जिसका स्पीड जो होता है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है। और यही नहीं, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा जगह भी है, यानी कि पूरी तरह से रेगिस्तान टाइप। साल में यहाँ पर 51 मिलीमीटर तक केवल बारिश होता है। इसका मतलब हुआ कि अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी इंसानी आबादी नहीं रहता, केवल ये चारों तरफ बर्फ़ के ग्लेशियर से ढका हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमें, हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर छोटे से छोटे चीज़ की अपनी अहमियत होती है, पर अंटार्कटिका तो इतना बड़ा, उसका और भी ज़्यादा अहमियत होगी हमारे इस दुनिया में, हमारे इस पृथ्वी पर। अंटार्कटिका दुनिया का 90% आइस जो है अपने पास रखता है और 70% शुद्ध पानी भी रखता है। ये कई सारे अलग अलग प्रकार के भिन्न और अनोखे जानवरों का घर है, जैसे पेंगुइन, सील, व्हेल, एल्बास्टोर, क्रील। और ये पृथ्वी का नेचुरल लेबोरेटरी भी है, जहाँ पर कई सारे देश के वैज्ञानिक अतीत और वर्तमान के बारे में जानते हैं पृथ्वी के। यह अपने बर्फ के नीचे कई सारे राज को छिपाए बैठा है ह्यूमन इवोल्यूशन से। इसी के साथ ही यह ऑयल, गैस, मिनरल का भंडार है जो बर्फ़ के मोटे चादरों के नीचे ढका हुआ है, और जो इन फ्यूचर में जब बर्फ़ हटेगा तो इंसान इसका यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसे। अंटार्कटिका दुनिया में एक सिंबल है शांति और कॉपरेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रीटी सिस्टम के द्वारा ये चलाया जाता है, जो इस जगह पर मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक कर रखता है। इस ट्रीटी की ही वजह से अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है वो अभी तक बचा है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इस ट्रीटी के बारे में। इस नक्शे को देखिए, यह नक्शा अंटार्कटिका का है और उन देशों का है जो इस पर समय समय पर अपना हक जमाते रहते हैं, जिसके बाद काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए थे, जिसकी वजह से यह इंटरनेशनल ट्रीटी बना जो अंटार्कटिका को और दूसरे देशों के साथ कोऑपरेटिव बनाता है। यह ट्रीटी साइन हुआ था 1959 में 12 देशों के द्वारा। उस समय अंटार्कटिका में जो रिसर्च करते थे उस टाइम पे ये कंट्री थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ट्रीटी जो है फोर्स में आया था 1961 में और यह पूरे अंटार्कटिका पर लागू हुआ था, साथ ही उसके जो आसपास के छोटे छोटे जितने भी आइलैंड थे, महाद्वीप थे। इस ट्रीटी के मेन ऑब्जेक्टिव था कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। वैज्ञानिक जांच और सहयोग, वहां पर जाने और रिसर्च करने की जो स्वतंत्रता है वो सारे देशों को अलाउ रहेगी। कोई भी परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिविटी नहीं करना होगा। किसी भी अंटार्कटिका के एरिया पर अपना दावा या मान्यता उस पर नहीं देना होगा। यह ट्रीटी ने ATCM यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बनाया, जो इस ट्रीटी का मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो अंटार्कटिका से जितने भी जुड़े हुए प्रॉब्लम होगा उनको देखेगा। यह ट्रीटी 4 और एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, जो है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील 1972, कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1980, द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी 1991 एंड कंजर्वेशन ऑफ अल्बास्टोर एंड पेट्रोल 2001। इस एग्रीमेंट का एक ही मकसद है, अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट और उसके वाइल्ड लाइफ को बचाना ह्यूमन एक्टिविटी से। पर इसके बावजूद भी धीरे धीरे अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट तेज़ी से बदल रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके पीछे मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके पीछे इंसानी का ही हाथ है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है थैबाथिस ग्लेशियर, जो कि ब्रिटेन के साइज जितना है, और यह हर साल सी लेवल में 4% तक पानी बढ़ा रहा है। थैबाथिस ग्लेशियर समुद्र के गर्म पानी के कारण तेज़ी से पिघल रहा है, जो ग्लेशियर के सामने बर्फ़ की जो दीवारें होती हैं जहाँ पर यह पिघलना शुरू होता है पानी के टच होने से। इस प्रोसेस को बेसल मेल्टिंग कहते हैं, और यह ग्लेशियर को अनस्टेबल कर रहा है, जिससे तेज़ी से समुद्र में यह प्रवाहित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर को इम्पॉर्टेंट रिस्केस और डूम्सडे ग्लेशियर यानी कि प्रलय का दिन, क्योंकि यह वेस्ट अंटार्कटिका आइसैड में कीस्टोन की तरह स्थित है, जिससे 3 मीटर तक जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ सकता है अगर ये पिघला तो। और अगर थैबाथिस ग्लेशियर पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है तो यह एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे अंटार्कटिका का पूरा बर्फ़ की जो चादर है वही बह जाएगा समुद्र में। अंटार्कटिका में ग्लेशियर और बर्फ़ के पिघलने से सी आइस पर भी असर पड़ रहा है, जो महाद्वीपों के चारों तरफ और समुद्री जल में जमी हुई जो बर्फ़ की लेयर होती है उसे सी आइस कहते हैं। सी आइस सूरज के प्रकाश को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है और समुद्र के लेयर को ढके रखता है, और कई सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म के लिए घर भी है।
हालांकि यह सी आइस जो है काफ़ी तेज़ी से ये भी पिघल रहा है। 1979 और 2070 के बीच में अंटार्कटिक सी आइस जो है हर दशक 1.9% कम होता जा रहा है। सी आइस के नुकसान से कई सारे हैबिटेट चेंज हो रहे हैं अंटार्कटिका के। खुला पानी वहाँ पे बढ़ रहा है और ख़ासतौर पर वह प्रजातियों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जो अंटार्कटिक के ही फूड और आइस पर निर्भर करते हैं और वे ख़त्म होने के कगार पर हैं। सी आइस पर सबसे आइकॉनिक जानवरों में से एक इम्पेरियल पेंगुइन निर्भर रहता है जो सर्दियों में सी आइस पर ज़्यादातर अपना समय बिताता है। इम्पेरियल पेंगुइन को अपने अंडों को सेकने और अपने बच्चों को तब तक पालने के लिए स्थिर और मोटी सी आइस की लेयर की ज़रूरत पड़ती है जब तक वे तैरने के लिए तैयार न हो जाए। हालांकि जैसे जैसे बढ़ता तापमान है और तूफानों के कारण सी आइस का पतला लेयर बनते जा रहा है और अधिक अनस्टेबल हो रहा है। इम्पेरियल पेंगुइन को अपने घोंसले खोने या अपने साथियों या संतानों से अलग होने का डर का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक 2100 साल तक 50% तक जो है पेंगुइन ख़त्म हो जाएंगे। कुछ और स्पीसीज हैं जो खतरे में, जैसे अंटार्कटिक क्रिल जो कि एल्गाई पर डिपेंड रहते हैं, बर्फ़ के नीचे जो जमे होते हैं। लीपर्ड सील जो सी आइस पर रेस्ट करते हैं और उसी को शिकार के लिए भी यूज करते हैं। और आखिरी जो है अंटार्कटिक सिल्वरफिश जो कि अंटार्कटिका का सबसे इम्पॉर्टेंट शिकार होता है सील्स, पेंगुइन और वेल्स का। दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो सकते हैं अंटार्कटिका के गर्म होने के कारण वो हैं प्लांट, मॉसेस, लीचेन, एल्गाई और फंगी। यह ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादातर उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं होता। ये आइस फ्री एरिया में पाए जाते हैं और ये पूरे अंटार्कटिका का केवल 1% लैंड मास का हिस्सा है। ये आइस फ्री एरिया जो है लगातार बढ़ रहा है अंटार्कटिका के क्लाइमेट चेंज होने के कारण। और जबकि जो रिसर्चर उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि उन्होंने खुद देखा है अंटार्कटिका कुछ रीजन में बढ़ते हरियाली और बायोमास को। इसके अलावा पेंगुइन और जो अन्य जानवर अपने एक्सक्रेशन को एक्सक्रीट करते हैं उनके भी मदद से अंटार्कटिका पर छोटे जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। फिर भी आइस फ्री एरिया और वेजिटेशन का बढ़ना अंटार्कटिका में नॉन नेटिव स्पीसीज यानी कि गैर देसी प्रजाति का इन्वेंशन हो सकता है, वहाँ पे आक्रमण कर सकते हैं, जैसे वीड्स, इंसेक्ट और माइक्रोब्स हो गए। इन स्पीसीज के आने से कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अंटार्कटिका के बायोडाइवर्सिटी पर, जैसे सॉइल प्रॉपर्टी वहाँ का चेंज हो जाना, नए नए वहाँ पे डिजीज़ पैदा हो जाना जानवरों के बीच में, और नेटिव स्पीसीज के ख़त्म होने का भी खतरा होता है। नॉन नेटिव स्पीसीज कितना खतरनाक हो सकता है आप इस एग्जाम्पल को ही देख सकते हैं। पोआ नुआ जो कि एक नॉन नेटिव ग्रास है जो तेज़ी से गोइंग जॉग आइलैंड पर और उसके आसपास के सब अंटार्कटिक आइलैंड पर नेटिव जो मॉसेस लीचन है उनको हटा रहा है वहाँ से। एक नॉन नेटिव फ्लाई है जिसका नाम इरेटोमोपिटेरा मर्फी है जो पाया जाता है सिडनी आइलैंड पर और जो जहाँ पे मॉसेस के ग्रोथ को ख़त्म करते जा रहा है। तीसरा जो है नॉन नेटिव बैक्टीरिया में जिसका नाम सुडोमोनास सिरिंज है जो अंटार्कटिका के कई सारे ग्लेशियर को तेज़ी से पिघला रहा है, उसके सरफेस को डार्क करके। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए कई सारे गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी बनाए गए हैं रिसर्च और पॉलिसी मेकर के द्वारा। जैसे जब भी कोई भी पैसेंजर या कोई सामान आएगा तो उसकी अच्छे से स्क्रीनिंग होगी, उनके क्लोथेस जो उनके इक्विपमेंट हैं उन सभी को अंटार्कटिका में जाने और आने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच होगी। कई देशों के कब्जे को रोकना, पौधों और जानवरों का प्रॉपर क्वारंटीन करना और हर जगह पर अच्छे से निगरानी करना, यह सभी चीज़ें अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के कंट्रोल पर आधारित है। यह ट्रीटी सिस्टम ही है जो अंटार्कटिका को अभी तक बचाए रखा है कई देशों से। ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका एक तरह से कवच की तरह है जो बहुत ही जल्द हट जाएगा और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह ट्रीटी जो है वो टेम्प्रोरी है। साल 2048 में इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका हट जाएगा। उसके बाद अगर ये रिन्यू होगा तो ठीक है, नहीं तो कई सारे देश जो हैं वो तैयार बैठे हैं अंटार्कटिका पर कब्जे के लिए और वे इंतजार करें कि कब अंटार्कटिका का बर्फ़ पिघले और वे अपने अधिकार को जमाएं और तेल, नेचुरल गैस निकाल कर अमीर हो जाएं बेचकर। आपको याद होगा मैंने यह नक्शा दिखाया था स्टार्टिंग में। यह नक्शा पहले का नहीं है बल्कि अभी प्रेजेंट टाइम का है। अभी भी देश जो हैं इस पर अपना अधिकार जमा कर दिखाते हैं। अंटार्कटिका की सुंदरता और हैबिटेट को बचाना हम इंसानों का धर्म है और इसे अगर नहीं बचाया गया तो अंटार्कटिका के साथ साथ हम इंसानों का भी अंत हो सकता है इससे। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें अंटार्कटिका को बचाने में कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या साल 2048 में इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ जो अंटार्कटिका है वो रिन्यू होगा कि नहीं होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।